बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, मोहम्मद यासीन, लेक्चरर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का, वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। थोड़ा सा ये वर्ड जो है यही हमें कुछ आइडिया देता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिट कर देता है, जिसको मुख्तलिफ वे में हम डिफ़ाइन भी करते हैं। अभी थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसे लिमिट करना होता है, महदूद कर देना, हद की तयन कर देना, कंट्रोल करना। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम पहले क्लियर कर लें। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन होते हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। जैसे H2 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है। जैसे कोई फ्यूल है, वो गैस है, वो कोई पेट्रोल है हमारा जो हम इंजन वगैरह में यूज़ करते हैं, वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। तमाम किस्म के रिएक्शंस, मैंने 3 ये एग्जांपल लिखी हैं। तमाम किस्म के रिएक्शन में जो चीज़ रिएक्ट कर रही होती है वो रिएक्टेंट है, जो बन रही है चीज़ वो प्रोडक्ट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की टर्म इन रिएक्टेंट में से ही किसी एक के लिए इस्तेमाल होती है। वो कैसे इस्तेमाल होती है, आप देखें, किसी भी रिएक्शन के चलने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जितने भी उस रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं वो सारे मौजूद हों। अगर उन रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट भी नहीं है, वो ख़त्म हो गया, कंज्यूम हो गया, तो वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। और जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट जितना बनना था बन गया। अब मज़ीद चूँकि रिएक्शन चलेगा नहीं, तो लिहाजा प्रोडक्ट मज़ीद जो है वो नहीं बनेगा। तो इसलिए उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, जिसने क्या किया, प्रोडक्ट के बनने को कंट्रोल किया है। अब इसकी एक और चीज़, एक एग्जांपल हम कॉमनली लेते हैं कि आप देखें, हम बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। अब इंजन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो बेसिकली ये कंबस्चन होती है, जिसमें फ्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है। अब जब तक हमारा फ्यूल है वो कंबस्चन होती रहेगी, वो चलती रहेगी गाड़ी। जैसे ही फ्यूल ख़त्म हुआ, हालांकि ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन जो है वो हवा से ले रहा होता है, तो ऑक्सीजन हवा में मौजूद होने के बावजूद फ्यूल जो है वो ख़त्म हो गया, तो ये रिएक्शन आगे नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें रिएक्शन के होने के लिए चाहिए। और अगर फ्यूल ख़त्म हो गया है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर किसी तरह से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो फिर भी रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन के चलते रहने के लिए जो भी उसके रिएक्टेंट हों, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हों, डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट, अगर वो सारे मौजूद होंगे तो रिएक्शन चलेगा। और अगर उनमें से कोई एक भी ख़त्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इसलिए वो रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाए उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, क्योंकि उसने उस रिएक्शन को लिमिट कर दिया, उसने महदूद कर दिया, उसको रोक दिया, उसकी हदबंदी कर दी। अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, 2 तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट को। द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर,
एक तो ये डेफिनेशन है कि उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। दूसरा मैंने कहा कि द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स अमाउंट, या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? बिकॉज वो ऐसा होगा जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही ख़त्म होगा प्रोडक्ट बनना बंद हो गया। प्रोडक्ट बनना बंद हो गया तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया और जितना प्रोडक्ट बनना था बन चुका। अब उसको रुका किस वजह से? लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। एक और चीज़ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड करती है कि हम आम तौर पर चीज़ें लेते हैं जी, हम कहते हैं जी जो इनमें से कम क्वांटिटी में होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये ज़रूरी नहीं है। ये एग्जाम्पल से भी हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ कम क्वांटिटी में ली जाए, उस चीज़ की उस रिएक्शन के अंदर यूज़ कितना है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, आप 10,000 जो है वो ईंटें ले आते हैं और आप जो है वो 12 बोरी सीमेंट ला के एक बिल्डिंग जो है, कमरा, एक हॉल आप बनाना चाहते हैं। अब देखें, एक तरफ नंबर है 10,000, दूसरी तरफ नंबर है जस्ट 12 पैकेट्स जो हैं वो सीमेंट के बोरी जो है, और दूसरी तरफ 10,000 है। अब देखा जाए तो नंबर में 12 कम है, 10,000 ज़्यादा है, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ईंटें एज़ कंपेयर टू सीमेंट वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसकी वजह से ईंटें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। अगर 1,000 जो है वो ईंट एक बोरी सीमेंट से हम यूज़ कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो इसका मतलब 10,000 ईंटें लगाते हुए 10 बोरी सीमेंट लगेगी। 2 बोरी जो है सीमेंट अभी भी पड़ा होगा, तो हमारा जो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो ईंटें होंगी, क्योंकि वो पहले ख़त्म हो जाएंगी। सीमेंट अभी पड़ा होगा एक्स्ट्रा, इसलिए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करता है कि उस रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट यूज़ कितना होता है। बाज़ दफ़ा हम ज़्यादा चीज़ें लेते हैं लेकिन वो यूज़ भी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा होती है, और बाज़ चीज़ें ली थोड़ी होती है लेकिन उनका यूज़ भी कम होता है। तो क्वांटिटी जो है वो इस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती, उसके यूज़ पे जो है वो डिपेंड करेगा कि किसी भी रिएक्शन के चलते हुए वो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स थे उनमें से जो पहले ख़त्म हो गया वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स हैं डिस्कस की गई, हम उन्हीं को देखते हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे। एक एग्जाम्पल दी हुई है जी, स्लाइस। वो कहता है कि जो स्लाइस और कबाब को आप मिलाएं ना, आप इनको यूज़ करते हुए आप सैंडविच बना लेते हैं। अब उसमें एक उसने रिलेशन बताया, वो क्या कि 2 स्लाइस यूज़ करें, एक कबाब यूज़ करें और एक सैंडविच बनता है। इनकी रेशो क्या है? 2 की, 1 की और 1 की। अब इस रेशो के लिहाज से आपके पास एक रिलेशन आ गया कि 2 स्लाइस लेते हैं, एक कबाब उनके दरमियान में रखते हैं तो सैंडविच बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 58 स्लाइस हों और 30 कबाब हों, तो पहली बात तो यह है कि आपके पास सैंडविच कितने बनेंगे। अब अगर 2 को आप यूज़ करते जाएं, आप इन स्लाइस को सबको यूज़ करें, और आपको पता है कि एक सैंडविच के बनाने में 2 स्लाइस यूज़ होने हैं, तो इसको 2 पे डिवाइड करें, तो जो इसकी मदद से सैंडविच बनने चाहिए वो हैं जी 29। मतलब अगर स्लाइस सारे के सारे हम यूज़ कर लेते हैं सैंडविच बनाने में, तो चूंकि एक सैंडविच में 2 यूज़ होने हैं, 2 में 4 होंगे, 4 में 8 होंगे, उसी तरह से 29 जो है वो सैंडविच बनेंगे अगर ये 58 स्लाइस हम यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ कबाब है, और कबाब सैंडविच बनाने में एक कबाब से एक सैंडविच बनता है, तो हमें दिए कितने गए? 30 कबाब। इस लिहाज से देखा जाए तो सैंडविच कितने बनने चाहिए?
30, बिकॉज 1 सैंडविच जो है उसके बनाने के लिए 1 कबाब चाहिए होता है। लेकिन जब हम एक्चुअल में देखते हैं कि इन दोनों को मिलाने से बने कितने हैं, तो वो बनते हैं जी 29। कितने बने? 29 बने। अब 29 क्यों बने? क्योंकि जैसे ही आपने ये प्रोडक्ट बनाना शुरू की, सैंडविच आपने बनाना शुरू किए, आपने 2 स्लाइस लिए, 1 कबाब लिया, 1 सैंडविच बन गया। फिर 2 स्लाइस लिए, फिर 1 कबाब लिया, उनको मिलाया, फिर 1 सैंडविच बन गया। फिर 2 स्लाइस लिए, 1 कबाब लिया, फिर सैंडविच बनाया। इस तरह आप यूज़ करते जा रहे हैं। जब आप 29 तक पहुँचेंगे तो 29 तक पहुंचते हुए स्लाइस जो थे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज 58 स्लाइस है और पर सैंडविच कितने यूज़ होने? 2। तो 2 स्लाइस जो होते हैं वो यूज़ होने के लिहाज से इस टोटल 58 स्लाइस से 29 सैंडविच बन गए। अब हालांकि कबाब पड़ा हुआ है, एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्योंकि कबाब तो 29 यूज़ होंगे ना, जब 29 एक पड़ा हुआ है। अब वो एक कबाब है तो ज़रूर, लेकिन स्लाइस ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से अब मज़ीद सैंडविच नहीं बन सकते। तो लिहाजा इस केस को अगर हम एक रिएक्शन के तौर पर कंसीडर करें तो स्लाइस जो है वो हमारे पास क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो गया, उसकी मदद से 29 जो सैंडविच बन गए। हालांकि एक कबाब पड़ा है लेकिन स्लाइस नहीं है, इसलिए अब मज़ीद सैंडविच नहीं बन सकते। तो जो प्रोडक्ट है वो 29 है। 29 कौन बता रहा है? स्लाइस से पता चलता है। लिहाजा इस केस में हमारे पास स्लाइस जो होंगे वो क्या होंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे। अब अगर आप स्लाइस 62 कर दें तो फिर ये पहले ख़त्म हो जाएगा, फिर कबाब हमारे सैंडविच हो जाएंगे और कबाब जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो है ये उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं रहेगा। तो ये हर रिएक्शन की अपनी नेचर पे डिपेंड करता है। अब एक और एग्जांपल बुक में दी गई है, वो क्या है जी? H2 और O2 ऑक्सीजन, जैसे ये मैंने लिखा है, ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। अब बैलेंस इक्वेशन ये कहती है कि 2 मोल्स इसके हों, 1 मोल इसका, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल वाटर बनता है। अब अगर आपको जो अमाउंट प्रोवाइड की गई, सपोज करें कि इसके 4 मोल्स दिए गए और इसके जो है वो 6 मोल्स आपको दे दिए जाते। आपने वाटर प्रोड्यूस किया, जो भी उससे बना, कितना बनेगा? H2O जो है वो इससे बनेगा 4 मोल्स। अब देखें, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसके 2 मोल हों तो इसके कितने मोल यूज़ होते हैं? 1 मोल, और इससे 2 मोल बनते हैं। हमें जो अमाउंट प्रोवाइड की गई वो इतनी है, 4 मोल इसके दे दिए गए, 6 मोल इसके दे दिए गए, वाटर जो उससे प्रोड्यूस हुआ वो 4 मोल है। अब हुआ ऐसा क्यों? हालांकि अगर इसको देखें तो इसके 2 मोल यूज़ करें तो इसके 2 मोल वाटर बनता है, इसके 4 मोल यूज़ करें तो 4 मोल वाटर बनता है। जी ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन अगर इसको देखें तो इसके 2 मोल के साथ इसके कितने मोल यूज़ होते हैं? 1 मोल। क्लियर होगी बात? लिहाजा इसके अगर 4 मोल यूज़ करेंगे तो इसके कितने मोल यूज़ होंगे? 2 मोल, क्योंकि ये डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। अब इसके अंदर जो 4 मोल्स हैं वो अभी भी ऑक्सीजन है पड़ी हुई, वो एक्स्ट्रा है। 4 मोल्स क्या है?
एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके बनाने में जस्ट 2 मोल ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होगी, जो बाकी 4 मोल ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा होगी। इसके होने के बावजूद भी ये रिएक्शन अब मज़ीद नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि जब इतना प्रोडक्ट बन जाएगा तो हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा। जो हाइड्रोजन के 4 मोल दिए गए थे वो कंज्यूम हो गए, उसके कंज्यूम होने की वजह से इतना प्रोडक्ट बन गया। अब अगर ये सारा यूज़ होता तो इससे 6 मोल बनने चाहिए थे, क्योंकि 1 मोल से 2 बनता है, 6 मोल है तो ये 12 बनने चाहिए थे, सॉरी। लेकिन इसके अंदर ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि उसके साथ जस्ट 2 मोल रिएक्ट कर जाएगा, 4 मोल जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो इन दोनों के केस में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो हमारा हाइड्रोजन है। ये जो अमाउंट मैंने बताई है ये आपको बताई है कौन सी, जो मोल्स में है। बाज़ दफ़ा ग्राम में दे दी जाती है कि इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम ये है, तो बताएं इनको रिएक्शन करवाया, वाटर बना, तो इसमें से बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो ग्राम में भी याद रखें कि अगर इसके 4 ग्राम यूज़ करते हैं तो इसके 32 ग्राम यूज़ होंगे, बिकॉज इसका मोलर मैस निकालें तो 4 बनता है, इसका मोलर मैस निकालें तो 32 है। तो अगर आप इसके 4 ग्राम लेते हैं और इसके 32 ग्राम लेंगे तो ये इक्वली रिएक्ट करेगा। बराबर अमाउंट ले ले, उतनी ही अमाउंट जितनी बैलेंस इक्वेशन के अंदर दी होती है, तो उस केस में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को नहीं बता सकते कि कौन सा है, क्योंकि जो अमाउंट ली गई वो एट द सेम टाइम दोनों ही ख़त्म हुई, लिहाजा उसमें हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर एक अमाउंट ये इसके 4 ग्राम ही ले लिए जाएं और इसके 64 ग्राम लिए जाएं, सपोज इसके 4 ग्राम ले लेते हैं आप, इसके 64 ग्राम्स लेते हैं, तो इसमें से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? ये 4 ग्राम रिएक्ट करते करते ऑक्सीजन के 32 ग्राम रिएक्ट करेंगे, तो 32 के बाद जो बाकी होंगे वो एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, इसलिए ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और इसके मुताबिक जो आगे वाटर है वो उस रिलेशन के तहत जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये तो था जनरल सा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सी होती हैं और उनकी 2 एग्जांपल जो आपकी बुक में दी गई हैं। ग्राम में बुक में दी गई है, मोल्स में नहीं दी गई है, मैंने आपको जो है वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कराई। अब एक क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपके पास मुख्तलिफ रिएक्टेंट हैं दिए हुए, उसमें से आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें ये वाला मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसको आप कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ये 2 चीज़ें थी, इसको में से आपने कैसे पता लगाना है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग है या कार्बन है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, फ्यूल और ऑक्सीजन है, स्लाइस और कबाब है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है? इसके लिए 3 स्टेप भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने ग्राम में वैल्यू दे दी, आपको ग्राम में वैल्यू दी हुई हो सकती है, और अगर गिवन अमाउंट, इसकी भी इतनी अमाउंट गिवन है, इसकी भी इतनी अमाउंट गिवन है, आपने क्या करना है, गिवन अमाउंट को जो कि किस में होगी, ग्राम्स में, उसको आपने चेंज कर देना है मोल्स में। उनके नंबर ऑफ मोल्स बना लेने। 4 ग्राम के इसके कितने मोल बनेंगे हाइड्रोजन के, 64 ग्राम के ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे, वो आप मालूम कर लेंगे। और मोल मालूम करने का आपको पता है, आपके पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के मालूम करने हो तो क्या करते हैं, मैस इन ग्राम्स, जो ग्राम में मैस दिया होगा वो ऊपर लिखेंगे और नीचे उस चीज़ का मोलर मैस लिखेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पे दी गई होगी, जैसे यहाँ पे O2 है तो O2 का मोलर मैस 32 होता है, यहाँ पे H2 का मोलर मैस जो है वो 2.016 होगा। तो जो भी उसका मोलर मैस होता है उसको हम लिखेंगे, उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स की तादाद आ जाएगी। इसके भी मोल्स कैलकुलेट कर लिए, इसके भी कर लिए। हाँ, जैसे मैंने इसके अंदर ये मोल्स बताए हुए हैं, अगर आपको बताए ही मोल्स गए हों कि इतने मोल
ये है, इतने मोल दूसरा रिएक्टेंट है, इतने मोल तीसरा रिएक्टेंट है, तो फिर आपको पहला स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें आपने मोल्स मालूम करने और उसने मोल्स पहले ही बता दिए। दूसरा स्टेप है जी, आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि आपने क्या करना है। जो भी आपको इसके भी ग्राम दिए गए थे आपने मोल बना लिए, इसके भी ग्राम दिए थे आपने मोल बना लिए। अब आपने क्या करना है, इन जो वैल्यू दी गई है उससे देखना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, और सेपरेटली फ्रॉम ईच रिएक्टेंट, यहाँ पे आप लिख लें साथ सेपरेटली, यहाँ पे एक वर्ड दे लें सेपरेटली, हर एक के लिए अलग अलग, फ्रॉम ईच रिएक्टेंट सेपरेटली। और निकालेंगे कैसे, बैलेंस इक्वेशन की मदद से, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए। मसलन इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल ये हमने देखी, आपको पता है जी स्लाइस आपको दे दिए गए 58, कबाब आपको दे दिए गए 30। अब बैलेंस इक्वेशन ये है, रेफरेंस ये है कि इसके 2 स्लाइस यूज़ करें, इसका एक कबाब यूज़ करें तो एक सैंडविच बनता है। इसी तरह इसकी बैलेंस इक्वेशन में इसके 2 मोल यूज़ हो, इसका 1 मोल यूज़ हो तो 2 मोल वाटर बनता है। ये बैलेंस इक्वेशन है। इसी रेफरेंस को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है कि हमने हर एक से प्रोडक्ट बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि स्लाइस आपको 58 दिए गए, अब 58 स्लाइस सारे के सारे यूज़ करें तो उससे प्रोडक्ट कितना बनता है, सैंडविच कितने बनते हैं, वो 29। इसके लिहाज से आपने अलग निकाल लिया, कबाब के लिहाज से आपने अलग निकाल लिया कि कबाब 30 दिए गए थे, 30 के 30 सारे के सारे यूज़ हों तो कितना बनेगा प्रोडक्ट, 30 सैंडविच बनेंगे। इट्स मीन दोनों से आपने अलग अलग फाइंड कर लिए, कबाब से भी फाइंड कर लिए कितना प्रोडक्ट बनेगा, स्लाइस से भी फाइंड कर लिए कितना प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से जब आप इसको देखेंगे तो इससे भी आपने फाइंड कर लिया कि 4 मोल से इसके कितने मोल बनने हैं, 4 मोल, और अगर इसके 6 मोल यूज़ होते हैं तो ये बनना चाहिए था 12 मोल्स, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं ना वाटर, तो 2 मोल होंगे तो 4, 6 हो गए तो ये 12 हो जाएगा। अब इसका 12 मोल, एक तो ये है कि हम एक रिएक्टेंट जितना उसने दिया है वो सारा यूज़ करें तो 12 मोल प्रोडक्ट बनता है, और दूसरा जो उसने रिएक्टेंट दिया है इस सारे को यूज़ करें तो हमारे पास प्रोडक्ट 4 मोल बनता है। अब इन दोनों में से तीसरा स्टेप हमारा है वो क्या कि फाइंड रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट को देखें विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आपने ऐसे रिएक्टेंट को देखना है जो कम प्रोडक्ट दे, वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। मिसाल के तौर पर आप देखें कि इसके अंदर एक कबाब को यूज़ करें तो 30, स्लाइस को यूज़ करें तो 29। अब 30 और 29 में कम प्रोडक्ट कौन सा है, 29 वाला, और 29 कौन दे रहा है, स्लाइस, लिहाजा स्लाइस हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसी तरह आप अगर इस एग्जांपल में देखें तो हाइड्रोजन 4 मोल से ये 4 मोल बन रहा है, ऑक्सीजन 6 मोल से ये 12 मोल बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कम प्रोडक्ट कौन सा है, 4 वाला, और
4 किससे हासिल हो रहा है? हाइड्रोजन से। तो इस केस में हाइड्रोजन हमारा जो होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। पहले में आपने क्या करना है? मोल फाइंड करने हैं। दूसरे में उन मोल से प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है कि इससे कितना बनेगा, दूसरे से कितना बनेगा। उसके बाद आपने देखना है कि ऐसा रिएक्टेंट जिससे कम प्रोडक्ट बनता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? इसमें भी देखें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इसलिए होता है कि जब वो रिएक्टेंट बना रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब तक वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू तक पहुंचता है जो वो मैक्सिमम बना सकता है, चूँकि वो सबसे कम वैल्यू होगी, जब उस तक पहुंचता है तो वो रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है। बिकॉज 58 स्लाइस जब 29 सैंडविच बना लेंगे ना, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएंगे तो रिएक्शन मज़ीद चलेगा नहीं, प्रोडक्ट मज़ीद बनेगा नहीं, इसलिए वो हमारा क्या हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह से भी, एंड द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन, उसको भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। दो चीज़ें बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ये MCAT ECAT टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, अक्सर जब कोई एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें भी पूछ लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन है जी, वो कहता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इतने ग्राम आपने लिया है और उससे अमोनिया बना है, कोई ना कोई अमाउंट दे देता है वो कि 20 ग्राम नाइट्रोजन है और 20 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन है, बताएं इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? तो बच्चे याद रखें, रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों तरफ चलते हैं, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि इसमें कभी भी रिएक्टेंट ख़त्म होता ही नहीं। बिकॉज जैसे ही रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होता है तो थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये कभी भी रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होता, और जब कंप्लीट नहीं होगा, रिएक्टेंट कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। एक बात ये याद रखनी है कि ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात, आपको वो अमाउंट सेम रेशो में दे देता है जैसी बैलेंस इक्वेशन में है। बैलेंस इक्वेशन के अंदर जितनी अमाउंट दी गई है, मसलन इस कार्बन और ऑक्सीजन को देखें तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा। अब इसके ग्राम बनाएं तो 12 ग्राम बनते हैं, इसके ग्राम बनाएं तो 32 ग्राम बनते हैं, और इसके 44 ग्राम बनते हैं। अगर आपको वो कहे कि जी 12 ग्राम कार्बन लें और 32 ग्राम ऑक्सीजन लें, उसको रिएक्ट करवाएं, तो बताएं उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? तो इसमें भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी जो अमाउंट्स बताई गई हैं वो अमाउंट्स जो हैं वो बैलेंस इक्वेशन के लिहाज से हैं। इसके सारा कंज्यूम होने तक ये भी सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बना देगा। इसलिए इसमें कोई भी पहले या बाद में ख़त्म होने वाली बात नहीं आती, इसलिए इनमें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात नहीं करते। ये था आज का हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और बाकी दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।